प्रोग्राम व्यूज मेकर में खुशामदीद। मैं हूँ महरीन जमील। नाज़रीन, मुल्क में जारी सियासी बहरान के खात्मे के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बहस हो रही है, जिनमें कबल वक्त इंतखाबात भी शामिल हैं। पहले अपोजिशन जमातें हुकूमत से जल्द इलेक्शन कराने का मुतालबा करती रहीं और अपोजिशन के हलकों में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में भी इलेक्शन की तरफ जाने के हवाले से मजबूत राय पाई जाती है, तो दूसरी तरफ इस हवाले से हुकूमती रवैये में भी तब्दीली नजर आई है और अब विफाकी वज़रा ने भी वक्त से पहले इंतखाबात की बात कहना बल्कि दोहराना शुरू कर दी है। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आज भी कहा कि मुल्क में आम इंतखाबात जल्दी हो सकते हैं। सवाल ये है कि क्या कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक मुमकिन है। आज के प्रोग्राम में इस मामले पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नासिर बेग चुगताई साहब, KDA रिटायर्ड, हारिस नवाज, मूना आलम, नसीम सदीकी और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। सबसे पहले बात करेंगे मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। तो मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, क्या कबल अज़ वक्त इंतखाबात मुल्क में जारी बहरान को ख़त्म कर सकते हैं? नहीं, इस वक्त अगर इमरान खान भी कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान करें तो उनके और अपोजिशन के दरमियान डील मुमकिन नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है EVM और ओवरसीज़ की जो कानून साजी और इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की हैं इमरान खान ने। अभी हाल ही में ऑर्डिनेंस के ज़रिए भी उन्होंने कुछ इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की हैं, जिसके ज़रिए वो ख़ुद जलसों से ख़िताब कर रहे हैं, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन में सारी सियासी जमातों ने एहतजाज किया है और उनसे इख्तलाफ किया है। लिहाजा मुत्तहिदा अपोजिशन के अंदर ये राय बहुत मजबूत है कि अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो फौरी तौर पर ये जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म PTI ने यकतरफ़ा तौर पर की थी जॉइंट सेशन में और ऑर्डिनेंस के ज़रिए, इनको ख़त्म किया जाए और कंसेंसस से नई इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की जाएँ। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इमरान खान के इंतखाबी कवानीन के ऊपर कोई कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए मानेगा। जहाँ अदम एतमाद में बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1 साल और गुजर जाता तो क्या प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये यकतरफ़ा इंतखाबी कवानीन थे जो इमरान खान दिन ब दिन बदलते जा रहे थे, ऑर्डिनेंस के ज़रिए, जॉइंट सेशंस के ज़रिए और यकतरफ़ा तौर पर, जबकि माजी में जो इंतखाबी रिफॉर्म्स हैं वो कंसेंसस से इत्तफाक राय से की जाती थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत यकतरफ़ा तौर पर करने की शुरू हो गई थी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मौजू पर फ़िलहाल जब तक वो इंतखाबी जो इस्लाहात हैं जो इमरान खान ने कवानीन बनाए हैं वो ख़त्म नहीं होंगे पार्लियामेंट से, तब तक अपोजिशन नए इंतखाबात पर नहीं मानेगी। तो ये पत्ता इमरान खान के हाथ से गुजर चुका है। वो अदम एतमाद पेश करने से पहले असम्बलियाँ तोड़ देते तो उनके पास ये चांस था कि उन्हीं के कवानीन पर नए इंतखाबात हो जाते, क्योंकि फिर पार्लियामेंट रहती ना। लेकिन अब जबकि उन्होंने वो ऑप्शन उस वक्त यूज़ नहीं किया और अब अदम एतमाद पेश हो गई है और वो पार्लियामेंट नहीं तोड़ सकते, तो वो अपोजिशन को कबल अज़ वक्त इंतखाबात की पेशकश भी करें तो मेरे ख्याल में अपोजिशन के लिए ये काबिल कबूल नहीं होगी। वो पहले वो सारे कवानीन ख़त्म करेंगे पार्लियामेंट से, सेनेट से, कौमी असम्बली से, फिर नए इंतखाबात की बात होगी। सही, अभी अपोजिशन के लिए ये काबिल कबूल नहीं होगा। इमरान खान के हाथ से ये पत्ता निकल चुका है। मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। नसीम साहब, जमहूरी मुल्क में नए इंतखाबात से मसाइल हल होते हैं, तो क्या पाकिस्तान में भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि आपने देखा कि 1970 से लेकर आज तक जितने भी इलेक्शन हुए, जो पार्टी भी हारती है वो कहती है कि धांधली हुई है और उसका इलेक्शन कमीशन में 5-5 साल केस चलते रहते, 10-10 साल चलते रहते, उसका फैसला नहीं आता। आप अभी हम थोड़े से पीछे चले जाते हैं। अभी 2013 के जो इलेक्शन थे उसे यही जरदारी साहब जो पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने कहा था कि ये ROs के इलेक्शन थे, तो उस पर भी धांधली का शोर मचा। आपने देखा कि इमरान खान ने कहा कि सिर्फ 4 हल्के खोल दें, इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला नहीं किया। कितना बड़ा धरना दिया गया, उसके सूरत में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट गई, वज़ीर आज़म गए। उसके बाद 2018 के जो इलेक्शन हुए उसमें बात हुई कि RTS बैठ गया, धांधली हुई है। तो जो हारने वाला होता है वो धांधली का शोर मचाता है। बिल्कुल मुजम्मिल साहब ने सही कहा कि यकतरफ़ा तौर पे उनको ये इलेक्शन में जो तरामीम लाए थे ये बिल्कुल नहीं लानी चाहिए थी। किसी भी तरीके से अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, ताकि आइंदा आने वाले जो इलेक्शन थे वो उन रिफॉर्म्स के साथ आते जिस पे तमाम सियासी जमातों की मफामत होती, तो वो एक बेहतर इलेक्शन हो सकते थे। लेकिन अभी भी अगर इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई, क्योंकि ख़त्म ही की जा रही है, PDM में तो दमखम था नहीं
कि वो इसको ख़त्म कर सकती है। ये कहीं ना कहीं से प्रेशर आया है, उसके बाद ये सारे मामला हो रहे हैं। तो अभी भी अगर इलेक्शन फौरी तौर पे करवाए जाते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, 5 साल पूरे होने चाहिए, लेकिन अगर कोई भी इलेक्शन होंगे तो जो हारने वाली जमातें हैं वो धांधली धालनी का शोर मचाएंगी। तो मेरे ख्याल से इन इलेक्शन का भी कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होगा और पाकिस्तान में इसी तरह इंतशार की सियासत जारी रहेगी। इंतशार की सियासत जारी रहेगी। इन इलेक्शन का जो है अभी फिल वक्त कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इस पर पॉइंट जान लेते हैं नासिर बेग साहब से। तो नासिर बेग साहब, कबल अज़ वक्त इंतखाबात से मुतालिक हुकूमती रवैये में तब्दीली की वजह आखिर है क्या? जैसे यहाँ कहा गया, हुकूमती कमज़ोरी है, हुकूमत के पास दाने पूरे नहीं है और हुकूमत घबराहट का शिकार है, बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत की तरफ से जो अचानक ऑफेंसिव पर जाना हुआ है, एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू की गई है। और मतलब आज तो मुझे बड़ी हैरत हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब वोट पड़ेगा, हर एक का वोट पड़ेगा और हर एक का वोट गिना जाएगा। तो बाहर फवाद चौधरी साहब जो एक और तरीक़ेकार के माहिर हैं, उन्होंने स्पिन डाल दिया और कहा कि साहब स्पीकर तय करेगा कि वोट गिरना है नहीं गिरना। ये तय हो चुका है भाई। अगर इसको आप मलिया मेट करना चाहते हैं तो आप बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब के पास वक्त था, उस वक्त मैंने भी कहा था असम्बली तोड़ दें। बहुत अच्छा वक्त था वो, जब इस इमरान खान साहब घोड़े पर सवार थे। अब वो घोड़े से उतर चुके हैं, अब वो जहाज़ में सवार हैं, कभी मानसरा जा रहे हैं लोकल बॉडीज़ के लिए, जा रहे हैं। आप कभी पंजाब जा रहे हैं, कभी कहीं और जा रहे हैं। तो ये तो सूरत हाल है, जगह जगह जा रहे हैं, बहादुराबाद जा रहे हैं, किसको लेकर के वोट दे दो, कभी काफ लीग के पास जा रहे हैं। ये वो इमरान खान नहीं है जिनको हमने देखा था, जिनको हम जानते थे। ये इमरान खान बहुत ज़्यादा इक़्तिदार के चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले हो गए हैं, लेकिन अब कमज़ोर है। अब अच्छा, अगर ये भी मसला हल ना हो जाए, अदम एतमाद फ़र्ज़ कर लें, एक लम्हे को फ़र्ज़ कर लें, नाकाम हो जाए, तो ये तमाम अरकान असम्बली इस्तीफ़ा दे देंगे जो 28-30 हैं। उसके बाद जो बजट है वो कैसे पास कराएंगे आप? जब बजट पास नहीं कराएंगे तो हुकूमत गिर जाएगी। तो बहुत मुश्किल में सारा वक्त गुजर चुका है, रावी से पानी गुजर चुका है बहुत ज़्यादा, अब उसको आप रोक नहीं सकते। रावी से पानी गुजर चुका है, अब उसे रोकना मुमकिन नहीं है। मोना साहिबा, बताइएगा, इंतखाबात जल्द होने की सूरत में आपके ख्याल में किसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, हुकूमत या अपोजिशन? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये दोनों के फायदे में है। उसकी वजह ये है कि एक तो पीटीआई की अगर हम पहले बात कर लें तो इसमें तो कोई शुबा नहीं कि उनको ये कोalition गवर्नमेंट सूट नहीं करती। पहले रोज से उनकी जो बुनियाद है हुकूमत की, वो बहुत कमजोर है और कोalition पर है। बहुत सारी पार्टियां उसमें मुलविस हैं और उनके सबके स्टेक्स हैं। तो इसलिए अगर वो आते हैं, अभी इलेक्शन होते हैं, आपको पता है ये लोग अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर चुके हैं, और जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि अवाम में भी एक जरूर ये फैक्टर मौजूद है और इनके अपने वोटर्स में भी ये एहसास मौजूद है कि अगर ये आते कोalition के बगैर, कम से कम 2/3 नहीं, सिंपल मेजोरिटी तो इनके पास होती, तो ये आज से कई बेहतर पोजीशन में होते। तो खैर ये बात मुझे लगता है पीटीआई को फेवर करेगी अगर इलेक्शंस अभी होते हैं। अभी जो इनकी पॉपुलैरिटी है, कुछ हलकों में जरूर लग रहा है कि जो महंगाई के हवाले से इनके ऊपर प्रेशर था और दीगर वजूहात थी, अभी जो तमाम चीजें हो रही हैं और ये लो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह और साथ साथ फिर ये जो भी है, लेकिन ये जो एक इम्प्रेशन है कि इनके अपने लोग मुनहरिफ हो रहे हैं, वो अपोजिशन के कैंप्स में जा रहे हैं, इनकी टिकट के ऊपर इलेक्ट होके आए हैं, फिर अपोजिशन कैंप्स में जा रहे हैं, उससे भी इनका जो एक पॉपुलैरिटी है वो अवाम में मुझे लगता है बेहतर हुई है। तो अगर ये लोग अभी चले जाते हैं इलेक्शन में, बनिस्बत ये कि वो इस बुरी परफॉर्मेंस के बाद 2023 तक रुके और फिर उसके बाद उनके पास कुछ कहने को ना हो और उनको सियासी तौर पर शहादत भी मिल जाए, तो जाहिर है मुझे लगता है उनको वो फेवर करेगा। सियासी शहीद होना किसी को भी फेवर करता है। पीटीआई के लिए भी अगर ये तमाम चीजें होंगी तो वो कहेंगे देखे ना हमारे खिलाफ ये हुआ, हम तो अच्छा काम कर रहे थे। उनके पास एक कहने को बयानिया आ जाएगा, वरना अगर वो पूरा करे टाइम तो मुझे नहीं लगता उनके पास कोई बयानिया होता। इसलिए कंपैरेटिवली मुझे लगता है अभी सूरत हाल उनके लिए बेहतर होगी अगर इलेक्शंस कॉल हो गए। दूसरी तरफ अपोजिशन की अगर हम बात करें तो पीडीएम तो आपको पता है कि उसमें पीडीएम तो है ही, साथ साथ अगर इत्तेहादी जमातें भी मिल जाती हैं जिसके हमें बहुत ज्यादा इम्कानात लग रहे हैं कि वो अपोजिशन के पलड़े में अभी इलेक्शन में जाना जो है वो ज्यादा बेहतर है। ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जाने के लिए वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। नासरीन, बात हो रही थी कबल अज़ वक्त इंतखाबात की, तो ब्रिगेडियर साहब, इत्तेहादी जमातों के मफाद में क्या है, कबल अज़ वक्त इंतखाबात या वक्त पर इंतखाबात? देखें, सबसे पहले अहम बात यह है कि इस वक्त जितना गर्म माहौल हुआ है, सियासी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, और इधर आपके सामने मौलाना फजलुर रहमान का सिंध से ग्रुप निकल गया है मार्च करता हुआ, और मेरे ख्याल में वो 25-26 तक पहुंचेगा। लाहौर से दूसरा ग्रुप आ रहा है, उधर से पीटीआई अपना जलसा कर रहे हैं, और दे आर ऑल गेटिंग टुगेदर इस्लामाबाद। हम ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि इससे क्या हालात हो सकते हैं। अगर कोई शरपसंद, चाहे वो पीटीआई का हो या मौलाना फजलुर रहमान का हो या PMLN का हो या पीपल पार्टी का हो, उससे क्या हालात हो सकते हैं, देन सिचुएशन विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। और पूरी दुनिया तमाशा देखेगी एक न्यूक्लियर इस्लामिक मुल्क में व्हाट इज़ हैपनिंग, जबकि उनकी हमेशा से ये खदशात रहे हैं कि यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है और ये हो सकता है वो हो सकता है। इसलिए मेरे ख्याल में सबसे जो विन विन सिचुएशन है वो ये है कि अर्ली इलेक्शन हो जाएं। आई एम श्योर कि इत्तेहादी भी इसमें आएंगे, बिकॉज इत्तेहादी फील करते हैं कि दे विल बी एबल टू गेन मोर MNA सीट्स एंड MPA सीट्स जब नए इलेक्शन होते हैं। मे भी शायद PTI को नुकसान उधर से निकल जाए। साथ बात यह है कि इस वक्त इलेक्शन पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है वो इलेक्शन नहीं चाहती है, दे नीड मोर टाइम इन पंजाब। PMLN डेफिनेटली चाहती है, और अगर इस स्टेशन में आके PTI अनाउंस कर देती है तो इससे ये फ़ायदा होगा, कम से कम ये जो लड़ाई झगड़ा है ये ख़त्म हो जाएगा। इंटरम्स आके उसके बाद जो इलेक्शन कराएंगे ज़ाहिर है कि वो न्यूट्रल होने चाहिए, तो वो ज़ाहिर है सब पार्टी की मर्ज़ी से इंटरम्स को जल्दी सेलेक्ट किया जाता है, वो हो जाता है। लेकिन इमरान खान इज़ अ वेरी टफ पर्सन। आई डोंट थिंक कि वो इस बात पे एग्री करेंगे। जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, 27 मार्च की बात कर रहे हैं, क्या कर लेंगे, क्या कोई उन्होंने कोई चिड़िया रखी हुई है, क्या निकालेंगे, वो बातें क्लियर नहीं होती हैं। लेकिन सबसे बात है कि ये अर्ली इलेक्शन फीलर जो इंटीरियर मिनिस्टर ने दिया है, मे बी उन्होंने फीलर दिया है। फीलर इसलिए दिया कि वांट टू सी द रिएक्शन ऑफ ऑल द पार्टी एंड ऑल, जो भी एनालिस्ट हैं व्हाट दे थिंक कि क्या बेहतर है मुल्क के लिए, क्या होना चाहिए। ये एक फैक्टर भी हो सकता है जिसकी वजह से ये बात हो सकती है। लेकिन इसमें PMLN को PDM को सूट इसलिए करता है कि फिर उनको जो PTI का बैगेज है वो भी उठाना पड़ेगा। उसके बाद वो अपना आराम से रिटायरमेंट के बाद अपने मैनिफेस्टो लाएंगे और इलेक्शन करवा लेंगे। बट देन द प्रॉब्लम इज़ बजट। 2 महीने के बाद 2 महीने रह गए, इट्स अप्रैल एंड मई, बजट अनाउंस हो रहे हैं। बजट कौन अनाउंस करेगा? इज इट पॉसिबल और प्लॉजिबल कि यहाँ पर इंटरिम बजट बनाए, जो कि नहीं होना चाहिए, या ये डिसाइड होता है कि बजट अनाउंस करके इमीडिएटली कोई अंडरस्टैंडिंग हो कि जी PTI जो वो गवर्नमेंट को ख़त्म कर देगी, ये भी पॉसिबल हो सकता है। और इलेक्शन जो वो अक्टूबर नवंबर, क्योंकि बरसात का महीना आ जाता है, जुलाई अगस्त सितंबर, दे आर द रेनी सीजन, सो अर्लीस्ट कुड बी अक्टूबर और नवंबर। ये चीज़ें हैं जो इसको देखना पड़ेगा। लेकिन इत्तेहादी डेफिनेटली, मेरे ख्याल में इत्तेहादी विल लाइक टू गो फॉर जनरल इलेक्शन इंस्टेड कि वो किसी पार्टी की तरफ जाएं और उनसे उनका अपने जो डिफरेंट फॉलोअर्स हैं वो होते रहें। तो लेट्स सी कि व्हाट हैपन, बट आई थिंक विन विन है दोनों पार्टीज के लिए। अगर इलेक्शन जल्दी हो जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। जी मोना, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? मैं ये कह रही थी कि ऑपोजिशन की मैं बात कर रही थी, उनको इसलिए सूट करता है क्योंकि ये इतनी सारी जमातें मिली हुई है, ऑब्वियसली इनको हटाने में तो ये कामयाब होंगी। और अब तो हुकूमत भी मानती है कि ऑपोजिशन में दमखम है, और उसको जिस तरह से भी वो डिफेंड करें अपने वोटर्स के आगे, लेकिन इतना तो वो तस्लीम कर रहे हैं कि ऑपोजिशन ने वो कर दिया जो वो कहते थे। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब गवर्नमेंट चली जाएगी, प्राइम मिनिस्टर चले जाएंगे, तो फिर ये इतने सारे लोग हुकूमत में कैसे बांटेंगे चीजों को, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वैसे भी जब एक हुकूमत भी होती है तो बहुत एक परेशानी ये पेश आती है, हमेशा हम देखते हैं कि 2 या 3 मिनिस्ट्रीज में कोई हम आहंगी नहीं होती, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती, एक किसी और तरफ जा रहा होता है, दूसरा किसी और तरफ, तीसरा थर्ड तरफ। तो जब ये पार्टीज ही अलग अलग होंगी, जिनकी दरमियान ये मिनिस्ट्रीज बटी होंगी, तो उनके आपस में क्या कोऑर्डिनेशन होगी, और वो क्यों एक दूसरे की गोया ये कि बात मानेंगे। तो ये बहुत मुश्किल सिनेरियो इनके लिए भी होगा। इनके लिए भी, जो ये कहते भी रहे हैं, यही सूट करता है इनको कि ये फौरी तौर पर इलेक्शंस में जाए और फिर किसी भी जमात को एक वाज़ेह मैंडेट मिले। मुझे लगता है जब भी ये कोalition गवर्नमेंट ऐसे मुल्क में कभी भी आई है, इससे पहले भी, तो ना वो अपना मैनिफेस्टो सर्व कर पाई है, ना कोई ऐसा फायदा हुआ है। तो हमेशा हम इस तरह की चीज देखते हैं, तो इनके खुद के लिए भी यही चीज फायदेमंद है। लेकिन ये जो इंतखाबात हैं, ये जो अभी इलेक्शन के रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, ये मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करती हूँ। नए इंतखाबात से पहले इलेक्शंस, रिफॉर्म्स जो भी हो, तमाम की मुशावरत से और हम आहंगी से होने चाहिए, फिर इंतखाबात हो।
सही, एक हुकूमत को परेशानी का सामना रहता है, ये सब मिलकर क्या करेंगे? नसीम साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? बात यह है कि देखें, जिस तरह कहा जा रहा है कि इलेक्शन में रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, कैसे लाए जाएंगे? पीटीआई की 155 सीटें हैं वहाँ पे, वो जो चीज़ लाना चाह रहे हैं, ईवीएम लाना चाह रहे थे। ईवीएम कोई मशीन पीटीआई ने ईजाद नहीं की थी, ये नवाज शरीफ दौर से इसका जो मामला है वो था। इसको इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन है वो तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड ले, इसके ट्रायल करे, ट्रायल के ऊपर बल्दियाती इंतखाबात हैं, कोई ज़मनी इंतखाबात है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई वो अपना किसी और सैयारे से ईवीएम आ रही है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी आपने देखा कि पूरी दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह आपके नादरा कार्ड है, आप शनाख्ती कार्ड का नंबर दें, आपके घर का एड्रेस, आपका टेलीफोन नंबर सब ट्रेस हो जाता है। तो एक अच्छी चीज़ है, उसकी तरफ मिलजुल के पार्लियामेंट को चलना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करेंगे, क्योंकि पहले ये सिर्फ बात होती थी कि 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद जुलूस जलसा लेके आ रहे हैं और मौलाना ने कहा था कि पीडीएम जो है वो 23 मार्च को लेके आएगा, लेकिन फिर एकदम से बीच में अदम एतमाद आ गया। और ये कहाँ से आ गया? और टाइमिंग आप उसकी देखें कि ऐसी टाइमिंग पे जमा करवाया जा रहा है कि 3 महीने से पता था कि पार्लियामेंट में रेनोवेशन हो रही है, पार्लियामेंट में ओआईसी का इतना बड़ा इजलास होना चाह रहा है। तो बैरूनी कुव्वतें भी पाकिस्तान में इंतशार चाहती हैं। वो चाहती हैं कि पाकिस्तान में इंतशार रहे, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आ सके। आपने पिछले अदवार में भी देखा कि पीपल्स पार्टी के अदवार में जो था वो उन्होंने पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म को हटाया, फिर दूसरा वज़ीर-ए-आज़म आया, इसी तरह नवाज शरीफ को हटाया, फिर शाहिद खाकान अब्बासी आए। तो ये कहीं ना कहीं से पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे, और तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि मिलजुल के चलें, मिलजुल कर चलें। बैरूनी ताकतों का हाथ भी हो सकता है। मुजम्मिल साहब, आपकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन पहले नासिर बेग साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। पहली बात तो ये, मैंने बेनज़ीर भुट्टो से कहा था पहली हुकूमत के दौर में कि आप हुकूमत ना लें। ये जो तांगे मांगे की हुकूमत है ना, 4 यहाँ से 5 वहाँ से, वो उनको ना लें। ये आप मसला हो जाएगा, मसला हुआ उनके लिए। फिर इमरान खान को भी यही मशवरा दिया गया था कि वो तांगे की हुकूमत ना लें, अब मांगे की हुकूमत ना लें। उन्होंने ले ली मसला, और अब तो वो तो इतने बड़े मसले में गिरफ्तार हो गए हैं कि ज़बरदस्त। नसीम ने भी एक जुमला बहुत अच्छा कहा है कि ये गैर मुल्की साजिश हो सकती है। मेरा ख्याल है नसीम ये पिटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, वहाँ फाइल करें और शिकायत करें, कि थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं कि ये गैर मुल्की साजिश है, और इसका पता चलाया जाए, FIO की रिपोर्ट करें। मैं एक बात ये अर्ज़ कर रहा था कि लोग कह रहे हैं कि फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। 2 पार्टियों को नुकसान होगा अर्ली इंतखाबात का, एक PTI को और एक MQM को। PTI को नुकसान पंजाब में बहुत होगा और KPK में बहुत होगा। फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को होगा दोनों जगहों पर, बलूचिस्तान में और सिंध में पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा। ये स्ट्रेंज बात बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन ये हकीकत है कि पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान में और सिंध में बड़ा फ़ायदा होगा, और सिंध का जो शहर है कराची, वहाँ भी शायद फ़ायदा हो उनको। मेरा कहने का अर्ज़ ये, गढ़ साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वज़ीर दाखिला ने कहा कुछ चीज़ें कही। उन्होंने तो ये भी कहा था कि तहरीक-ए-एतमाद पेश नहीं होगी। उन्होंने तो ये भी कहा था कि वोट स्पीकर गिनेगा, उसकी मर्ज़ी पर होगा। उन्होंने तो ये भी कहा था कि स्पीकर जिसको चाहेगा उसका वोट रोक लेगा। उनके बयानात पे यकीन ना किया करें। मासूम आदमी है बेचारे, बहुत शरीफ आदमी है, जो दिल में आता है कह देते हैं, उन्हें कहने दिया करें। अब परसों और लानत दिखा रहे थे टीवी के ऊपर, अच्छा लग रहा था वो उनकी तरफ से। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि नुकसान अर्ली इलेक्शन में PTI को होगा। PTI अपने वक्त इंतखाबात कराए, उसका वक्त गुजर गया अर्ली इंतखाबात का, और अदम एतमाद से पहले अब कोई सबल टूट नहीं सकती। जी मुजम्मिल साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम सब अपनी ख्वाहिशात और अपनी के नतीजे में न तबसरा और तजिया करते हैं, और ये सोचते ही नहीं है कि मुल्क में एक आइन मौजूद है और एक कानून मौजूद है, जो कुछ होना है इस आइन और कानून के तहत होना है। भाई, अर्ली इलेक्शंस की जब अदम एतमाद पेश हो जाए तो आइन और कानून में कोई गुंजाइश ही नहीं। अब पहले तो अदम एतमाद का फ़ैसला होना है। अगर अदम एतमाद इमरान खान
शिकस्त दे देते हैं तो वो क्यों अर्ली इलेक्शन कराएंगे, और अगर अपोजिशन हुकूमत बना लेती है तो वो क्यों इलेक्शन कराएगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क में अर्ली इलेक्शन आइन और कानून के तहत मुमकिन ही नहीं है उसकी गुफ्तगू, जब तक अदम एतमाद पर वोटिंग ना हो जाए और उसका फैसला ना हो जाए। आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि इस वक्त अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर कोई अदम फौरी इलेक्शन की बात कर लें। उसके लिए नो कॉन्फिडेंस विड्रॉ करनी पड़ेगी। नो कॉन्फिडेंस विड्रॉ हो गई तो इमरान खान जीत गए, वो फिर अर्ली इलेक्शन पे क्यों मानेंगे। ब्रिगेडियर साहब ने मौसमों का हाल तो हमें सुना दिया है, अगले 6 महीने इलेक्शन नहीं हो सकते, लिहाजा 6 महीने बाद वो कह देंगे रहे 4 महीने गए, अब 4 महीने पहले कराने का क्या फायदा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब आप कोई बात करें तो आइन और कानून के तहत करें। फिर नसीम सिद्दीकी साहब ने बात की कि धरना हुआ, उसके नतीजे में नवाज शरीफ चले गए। भाई नवाज शरीफ धरने के नतीजे में नहीं गए थे, धरने के नतीजे में एक जुडिशल कमीशन बना था, जिस जुडिशल कमीशन ने कहा था कि मुल्क में अब बिल्कुल शफाफ इंतखाबात हुए हैं, मुल्क में शफाफ इंतखाबात हुए हैं, और जिन 4 हलकों की इमरान खान बात करते थे वो चारों हलके दोबारा भी इमरान खान हार गए और आज तक हारे हुए हैं। सही, मुल्क में जो कुछ होगा आइन के मुताबिक होगा। और ब्रिगेडियर साहब आप बताइएगा कि आप इन सारे मामलात पे क्या कहेंगे। देखें, बात यह है कि बिल्कुल आइन कानून के मुताबिक हो सकता है अगर कहीं अंडरस्टैंडिंग होती है और अपोजिशन जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विथड्रॉ कर लेते हैं, व्हाई कांट बी अर्ली इलेक्शन हेल्ड, हु स्टॉप इट, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के अंदर है, सब कुछ ये मौजूद है, इसलिए ये मुश्किल नहीं है। लेकिन फायदा मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे नुकसान का क्या करेंगे, वजीर आजम जो यू टर्न लेते हैं उसका कौन एतबार करेगा, जो वजीर आजम यू टर्न लेते हैं उसका कौन एतबार करेगा। वो यू टर्न ले लेंगे कह के कि अब मैं जीत गया हूं तो यू टर्न हो गया, उनके यू टर्न का कौन एतबार कैसे लेंगे कि जब कोई बाउंड होगा कोई मेडिएट तो करेगा ना, कोई तो मेडिएट करेगा, कोई गारंटी तो लेगा जो भी कर रहा होगा। पीटीआई को इस वक्त पीटीआई ने अपने जलसे करके बटाई फील कि थोड़ी तो मॉरल, और अगर इस स्टेज के ऊपर अर्ली इलेक्शन होते हैं तो हो सकता है कि पीटीआई को और इसके साथ पीएमएलएन का दोनों को बड़ा टफ कंपटीशन होगा। डिपेंड होता है क्या होता है, बट वट एवर हैपन इलेक्शन शुड बी वेरी फेयर ट्रांसपेरेंट, बट ईवीएम शुड बी पार्ट ऑफ द इलेक्शन, इसलिए कि ईवीएम इलेक्शन कमीशन ने करने हैं, कोई नहीं कहेगा कि झांगली हो गई। नासिर बेग साहब काइंडली आप बताइएगा क्या कहेंगे कि ईवीएम की यहाँ बहुत तारीफ हो रही है, शायद यहाँ ईवीएम के कुछ लोग बैठे हुए हैं जो उसे बेचना चाहते हैं। हिंदुस्तान के इंतखाबात आपने नहीं देखे, उत्तर प्रदेश के और वेस्ट बंगाल के, एक हफ्ते पहले की बात है। हिंदुस्तान का टीवी नहीं देखा आपने, हिंदुस्तान में अभिषेक और अभिलेषक का इल्जामात नहीं देखे आपने वो वीडियोस नहीं देखे जहां ईवीएम्स को स्मगल किया जा रहा है बीजेपी के ऑफिस में। क्या बात करते हैं आप। यहाँ आरटीएस बैठ गया, आरटीएस को आप कहते हैं एवी बैठ गया, वहां तो दूर दिखाया, वहां का मीडिया जाहिर है इतना साइलेंट नहीं है, और हिंदी मीडिया बहुत एक्टिव है इंग्लिश के मुकाबले में। उन्होंने दिखाया कि ट्रक में ईवीएम भर के बीजेपी ऑफिस में जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां उत्तर प्रदेश में इसके बावजूद बीजेपी 50-72 सीटें आ रही है। हुकूमत तो नहीं की है लेकिन 72 सीटें आ रही है पहली बार, और पहली बार वहां 12 मुसलमान जीत कर आए। ये भी देख लिया करें ना भाई, ईवीएम क्या ईवीएम, ये सब बीमारियां हैं। अवाम को वोट देने दें, अवाम के वोट गिने, एवरी वोट मस्ट बी काउंट। सही। अच्छा नसीम साहब आप अपना कमेंट दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भी अपोजिशन जमातें हैं, हुकूमती जमातें हैं, ये सब पाकिस्तान की जमातें हैं। बेशक ईवीएम हो, यहाँ कोई ईवीएम बेचने नहीं बैठा हुआ, ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगने चाहिए। लेकिन बात ये हो रही है कि मिलजुल के इनको करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का फ़ायदा है। अगर ये सब मिलजुल के बैठेंगे तो उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। जो अवाम इनको वोट दे के असम्बलियों में अपने मसाइल के लिए भेजते हैं, उनके मसाइल हल होंगे। तो मेरे ख्याल से अपोजिशन जमातें और जिसकी भी हुकूमत हो, आज की हो, कल की हो, आने वाली हो, सबको मिलजुल के बैठना चाहिए और पाकिस्तान के मफाद के लिए सोचना चाहिए। जी मोना। बड़ी बात। देखिए ईवीएम की बात अभी कर रहे थे ना, ईवीएम आरटीएस तो 2017 का जो इलेक्शंस एक्ट था उसके तहत मंजूर हुए थे ना, और वो पार्लियामेंट से मंजूर हुए थे, उसमें कोई ऑर्डिनेंस इन्वॉल्व नहीं था। फिर क्या वजह है कि यही तमाम अपोजिशन जमातों ने आरटीएस बैठने के ऊपर इतना शोर मचाया, हमारे सामने है। इनके अपने हलकों में भी आरटीएस के ही तहत इलेक्शन हुए थे, उसमें तो आरटीएस के ऊपर कोई प्रॉब्लम्स नहीं की, उसमें नहीं कहा कि आरटीएस बैठ गया, आरटीएस ने धांधली की हमारे साथ। लेकिन जब जिन हलकों में हारे थे उसमें इन्होंने आरटीएस को मौरूद इल्जाम ठहराया। कहने की बात यह है, और दूसरी बात भी याद कर लें,
एनबीसी कराची से ताल्लुक रखते हैं, मैं भी कराची आई हूँ, मुझे पता है कराची में जो ठप्पे लगते थे ना जब नहीं थी टेक्नोलॉजी, वो भी हमें याद रखना चाहिए। जो डब्बो अभी भी लगते हैं और उस वक्त लगते थे, उस वक्त तो कोई पूछने वाला नहीं था। अभी तो फिर भी हम मीडिया पे बैठकर सोशल मीडिया ने हर बंदे को एम्पावर कर दिया है, हर बंदे को सोशल मीडिया ने एम्पावर कर दिया है। अभी तो फिर भी ये चीजें सामने आ जाती हैं। ईवीएम नॉर्म पर जाएंगे ना यार, ईवीएम में 3 लाख हो जाएंगे। दहाई में लगते थे एनबीसी, जैसे 90 की दहाई में लगते थे, उस तरह के ईवीएम में 3 लाख हो जाएंगे। ईवीएम वही मैं बात कर रही हूँ ना, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी को एक्सक्लूड करके ईवीएम तो मशीन है ना। इसको इलेक्शन कमीशन ने कराना है, किसी और ने नहीं कराना इलेक्शन के। यही मैं कह रही हूँ, देखिए पहले जिस तरह शनाख्ती कार्ड बना करते थे, नादरा के आने से कितना अच्छा सिस्टम हो गया कि कोई गलत शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। पहले एक ही बंदे के 4-4, 5-5 शनाख्ती कार्ड होते थे, अब उस तरह नहीं बन रहे। पूरी दुनिया नादरा को मानती है। हाँ, अब इस तरह नहीं बन रहे। सर पहले जाली बनते थे, अभी इतने नहीं बन रहे। अभी जाली बन रहे हैं, अभी पकड़े गए हैं लोग। कोई भी मशीन करे, कोई भी नए सिस्टम में एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी निकाल दे तो धांधली नहीं होगी। नहीं, ये गलत बात है। सही, अगर टेक्नोलॉजी को निकाल दिया जाए तब भी धांधली नहीं होगी, ये बात गलत है। मुना, आपका पॉइंट आ गया। नासरीन, यहाँ ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले अपोजिशन इत्तेहाद और कबल वक्त इंतखाबात की बात हो रही थी, तो मुज़म्मिल साहब, मोनिस सलाही और जहांगीर तरीन में मुलाकात हुई है। तो क्या आप समझते हैं कि दोनों पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी और एक जमात बन जाएगी? नहीं, मैं नहीं समझता एक जमात बन जाएगी, क्योंकि जहांगीर तरीन के जो लोग हैं वो PMLN में आने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं बजाय इसके कि वो PMLQ में जाएं, क्योंकि फिर PMLQ के ज़रिए PMLN से एडजस्टमेंट ही करनी है ना। अकेले PMLQ बगैर सीट एडजस्टमेंट्स के तो इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। इस वक्त उनके मिलने का मतलब पंजाब में तब्दीली है, क्योंकि पंजाब की नंबर गेम ऐसी है कि उसमें अगर PMLQ, पीपल्स पार्टी और PMLN मिल भी जाएँ तो तरीन ग्रुप के अरकान के बगैर तब्दीली मुमकिन नहीं है, क्योंकि 160 अरकान इस वक्त पंजाब असम्बली में नून के पास हैं, उनके 5 लोग जो हैं वो डिफेक्ट कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी के पास 6 लोग हैं, उनके भी 2 लोग डिफेक्ट कर चुके हैं, और PMLQ के पास 10 लोग हैं। तो ये सारा मिलके भी 174 बनता है, जबकि 186 चाहिए तब्दीली के लिए या अदम एतमाद की कामयाबी के लिए। तो 12 अरकान फिर भी शॉर्ट हैं, और वो जहांगीर तरीन के पास हैं। जब तक जहांगीर तरीन के 12 लोग साथ नहीं मिलेंगे तब तक पंजाब में ना अदम एतमाद हो सकती है, ना पंजाब में नया वज़ीर आला आ सकता है। तो चाबी जो है वो तरीन साहब के पास है। अगर चौधरी परवेज़ इलाही ने भी आगे CM बनना है तो उन्हें तरीन ग्रुप की हिमायत चाहिए होगी कि अगर तरीन साहब ये माने कि चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला होंगे तो ही नून और पीपल्स पार्टी पर दबाव होगा ना कि उन्हें बनाएं। तो लिहाजा ये मुलाकात जो है ये पंजाब के तनाजुर में है। पंजाब की मैथमेटिकल गेम ऐसी है कि तरीन ग्रुप के बगैर जो है तब्दीली वहाँ मुमकिन नहीं है। मरकज़ में तो अगर ये मुनहरफ अरकान ना भी वोट डालें और इत्तेहादी आ जाएँ तो भी अदम एतमाद कामयाब हो सकती है, लेकिन पंजाब में इत्तेहादी भी आ जाए, अपोजिशन भी मिल जाए, तब भी अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती जब तक तरीन ग्रुप साथ ना आए। तो इसलिए वो उनकी उस तनाजुर में मुलाकात है। जो लोग पार्लिमानी सियासत और नंबर्स को देख रहे हैं उन्हें समझ है कि ये तरीन ग्रुप की मर्जी के बगैर पंजाब में इस वक्त तब्दीली मुमकिन नहीं। सही, मिलने का मकसद पंजाब में तब्दीली है। नसीम साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे ख्याल से हो सकता है एक तो उनकी तबीयत पूछने वो जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जहांगीर तरीन की तबीयत नासाज थी। दूसरा हो सकता है कि जिस तरह मोनिस सलाही ने भरे मजमे में खड़े होकर वो जो अपना वहाँ पे मीटिंग हो रही थी उसमें कहा था कि हम बड़े ख़ानदानी लोग हैं और इमरान खान साहब आप अपने लोगों से कह दें कि घबराना नहीं है, हम आपका साथ देंगे। तो हो सकता है उन्होंने जहांगीर तरीन को जाके कहा कि हम तो इत्तेहादी हैं, आप तो PTI में से ही हैं, तो आप PTI को ना छोड़ें, इमरान खान साहब को ना छोड़ें, जैसे कि हम भी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि हमने भी वादा कर लिया है, हमारे वालिद साहब ने भी कहा है कि हम किसी भी बुरे वक्त में जो है पार्टी नहीं छोड़ेंगे। लगता है कि आपने महर बुखारी का प्रोग्राम नहीं देखा। जी, मैंने वो प्रोग्राम भी देखा है और उसके बाद का बयान भी देखा है, तो बात यहाँ बयानात बदलते देर नहीं लगती, मफादात बदलते देर नहीं लगती। तो मे भी ये बात हो सकती है कि उन्होंने जाके कोई उनको अच्छा मशवरा दिया। सही, इस पर मोना आप क्या कहेंगी? मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा ऑप्टिमिज्म है ये नसीम सिद्दीकी साहब का। ऐसा तो नहीं लगता मुझे
क्योंकि वो जो मोने सिलाई साहब ने कहा था वो तो ऐसा लगता है कि उनको याद कराए कि क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, वो कहा तो उन्होंने था लेकिन उसके बाद बिल्कुल ही कुछ और मामलात निकले। गोया ये कि नसीम साहब की बात भी मैं होल्ड जरूर करती हूँ कि उन्होंने यू टर्न ले लिया था अगले ही रोज, फिर भी जो अभी तक हालात और जो अभी तक इत्तलात मौसूल हो रही है हमारे तरफ वो बिल्कुल इसके बरक्स है। ऐसे ही लगता है कि वो अपोजिशन और इस पूरे नो कॉन्फिडेंस मोशन में दूसरी तरफ अपना वजन डालने वाले हैं और मोने साहब का जो वादा है वो वादा ही है जो वफा ना हुआ। लेकिन वजारतें नहीं छोड़ रहे ये लोग, छोड़ दें वजारतें। जी 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 जी। अच्छा नासिर बेग साहब बताइएगा कि जहांगीर तरीन ग्रुप का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? जहांगीर तरीन अपना मुस्तकबिल बना रहे हैं बाकायदा, ऐसा नहीं है कि उनका मुस्तकबिल खराब है, बहुत रोशन है। लेकिन मेरा अपना कहना ये कि ये जो सूरत हाल है ना पाकिस्तान में, ये इतनी आइडियल नहीं है। छोटे छोटे ग्रुप ब्लैकमेल करते हैं आपको, सही। इस तरह की मुनासिब सूरत हाल नहीं है, इससे डेमोक्रेसी को मुस्तकिल नुकसान पहुंचा है। हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी का हशर हुआ है उसकी वजह ये है कि छोटे ग्रुप, किसी के पास 5, किसी के पास 6, किसी के पास 7, वो हुकूमत बनाते हैं, वो हुकूमत साजी करते हैं, डिक्टेशन देते हैं हुकूमतों को। ये नहीं होना चाहिए, मना कर दें, ना लें इक़्तिदार यार, ना लें, मजबूरन इक़्तिदार देना पड़ेगा। और फिर वक्त आएगा कि जब सही इंतखाबात होंगे, वक्त आएगा जब सही इंतखाबात होंगे। आपका बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, मुझे और मेरे मेहमानों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।